हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज के इस सेशन में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ हमारे इस अमेजिंग चैप्टर के साथ। मतलब आज के इस सेशन में आपको ये जानने के लिए मिलेगा कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, समझने हैं, डिस्कस करने हैं मेरे साथ। यही नहीं, आज के इस सेशन में इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है सेल डिस्कवरी एंड हिस्ट्री, वो भी हम कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस पूरे लेक्चर में आपको दो चीज़ें मिलने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, दूसरी चीज़ इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। यही है हमारे सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने टारगेट को ही अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप सभी को प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और सेशन में क्या करना है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बायोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, आइए करते हैं स्टार्ट। और देखो, बातों ही बातों में मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या है। फर्स्ट टॉपिक है सेल की डिस्कवरी और उसकी हिस्ट्री, कि सेल को किसने डिस्कवर किया, कैसे किया, कब किया, उसकी पूरी हिस्ट्री क्या रही। इन सब चीज़ों के ऊपर हमें बात करनी होगी। कब करेंगे? आज ही करेंगे। लेकिन बेटा, सेल की डिस्कवरी और उसकी हिस्ट्री ये तो बहुत ही बाद की बातें हैं। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो अभी आप सभी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि भाई एक सेल क्या होता है, क्या चीज़ है ये सेल। कुछ ना कुछ तो स्पेशल है सेल में, तभी तो एक एंटायर चैप्टर हम डेडिकेट कर देते हैं सेल को और उसको पढ़ते हैं। 9th में पढ़ ही तो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल है सेल में। क्या स्पेशल है, वही सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है और एकदम आराम से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। लेकिन हाँ, सेल क्या चीज़ है सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी, आज ही बताऊंगी। अच्छा, आपको पता है एक सेल के लिए ना दो बहुत ही बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। मैं लिख देती हूँ। पहला स्टेटमेंट जो सेल के लिए दिया जाता है वो ये है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसा सेल के लिए बोला जाता है। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही हो। सेकेंड स्टेटमेंट जो सेल के लिए बोलते हैं वो आपकी चैप्टर का नाम ही है कि इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं बेटा एक सेल के लिए। तो सबसे पहले तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ये समझें, हम ये जानें कि क्यों भाई सेल को हम बोलते हैं कि वो क्या है, लाइफ की फंडामेंटल यूनिट। हम क्यों बोलते हैं कि एक सेल लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये क्यों का जो जो जवाब है ये आपको आज मिलना चाहिए और मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो सेल के बारे में सबसे पहले इस सेशन में हम थोड़ी सी बेसिक बातें करते हुए हम बात करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने करी, उसकी पूरी हिस्ट्री हम समझेंगे। और फिर उसके बाद में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज के इस सेशन में जो चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हम वो भी कवर कर ही लें। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी समझ में जाता है। देखो, यूनि का मतलब क्या होता है पता है? सिंगल या वन, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में ले दे करके केवल एक ही सेल हो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलोगे? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, या बोल सकते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अमीबा, इसका नाम आपने सुना होगा, या अगर नहीं भी सुना तो आज सुन लो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में अमीबा के ऊपर अपन बात करेंगे। और यही नहीं, केवल 9th में नहीं, 10th में भी आपको अमीबा के बारे में पढ़ना होगा। 9th में तो हम सिर्फ बात करते हैं अमीबा की, मतलब नाम सुनते हैं उसका, याद करते हैं। 10th में तो आपको अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है, आपको वो भी मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अमीबा याद कर लो, क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बॉडी में एक ही सेल होता है। बैक्टीरियम, बॉडी में एक ही सेल। आप बोलोगे कि नहीं मैम बैक्टीरियम नहीं होता, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया भी होता है, बैक्टीरियम भी होता है। बैक्टीरिया होता है प्लूरल वर्ड, यानी कि जब बहुत सारे बैक्टीरिया हो तो उनको अपन क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया। और अगर सिंगल हो, एक ही हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बैक्टीरियम। तो एक जो बैक्टीरियम होता है बेटा, उसकी बॉडी में भी एक ही सेल होता है, वो भी क्या, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही है, वो भी क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है। तो आप बोलोगे कि हे भगवान, ये जो है प्रकृति ने क्या जुल्म कर दिया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जिनकी बॉडी में एक ही एक सेल है, जैसे कि अमीबा, इकलौता सेल उसकी बॉडी का, बैक्टीरियम एक ही सेल लेकर के घूम रहा है। ये क्या प्रकृति ने जो है ना उनके साथ, उनके ऊपर जुल्म कर दिया। एक सेल के साथ वो क्या कर लेंगे, कैसे जी पाएंगे? अरे सब हो जाता है, वही तो पढ़ना है अपन को। माना कि अमीबा के पास एक ही सेल है उसकी बॉडी में, लेकिन बेटा वो एक सेल सारे काम कर लेगा, सब कुछ कर लेता है ताकि वो अमीबा जिंदा रहे, और ना सिर्फ जिंदा रहे बल्कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी लेके आ पाए। सब कुछ हो जाता है एक सेल के साथ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। और जब हम बात करते हैं इनकी, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं अपना खुद का, कहीं और क्यों जाना, अपनी बात करते हैं ना। बेटा हमारी बॉडी में तो मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो हम कौन हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही तो हो गए ना। ठीक है, चल नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, जो हम कवर करेंगे अपने अगले सेशन में, वो होगा टाइप्स ऑफ सेल्स, जहां पर हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स की। अभी मैं आपको बेसिक बता देती हूँ, जब हम इस टॉपिक पे पहुँचेंगे तो डिटेल में पढ़ा दूंगी। ठीक है, देखो ये जो प्रो वर्ड है ना बेटा, ये प्रो वर्ड आया है वर्ड प्रिमिटिव से। प्रिमिटिव का मतलब होता है थोड़ा सा पुराना। ठीक है, और ये जो कैरियोटिक वर्ड है, ये आया है वर्ड कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रो वर्ड आया प्रिमिटिव से, प्रिमिटिव मतलब पुराना, कैरियोटिक वर्ड आया कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, और सेल का मतलब तो पता ही है फिलहाल, है ना। अब इन सबको मिला दो, तो मिलाने से आपको समझ में आएगा कि एक प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, कि एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस थोड़ा सा प्रिमिटिव टाइप का हो, पुराना टाइप का हो, उसको अपन बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। समझ में आया? थोड़ा तो समझ में आया होगा कि एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस थोड़ा सा पुराने टाइप का हो, उसको अपन बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। वहीं अगर आप यूकैरियोटिक वर्ड को देखोगे तो कैरियोटिक वर्ड मतलब वही कैरियन, न्यूक्लियस। ये जो यू वर्ड है, इसका मतलब होता है बेटा ट्रू। अब मिला दो कि एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस बिल्कुल सच्चा सच्चा हो। सच्चा मतलब ट्रू, मतलब कि मैम वो झूठ नहीं बोलता क्या, कसमें खा खा करके सच बोलता है क्या, नहीं, वो वाला ट्रू नहीं। यहाँ पर ट्रू का मतलब ये है कि चलो आप अभी के लिए मान लो कि एकदम एडवांस टाइप का सेल। मेरी बात को समझना कि एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस एकदम एडवांस टाइप का हो, सारे उसमें मॉडर्न फीचर्स भरे हुए हों, और आपको जब आप उस सेल को देखो, उस यूकैरियोटिक सेल को जब आप देखो, तो उसका जो न्यूक्लियस है वो आपको लिटरली दिखाई दे, नजर आए, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको दिखे। ट्रू का मतलब यही है कि जब आप एक यूकैरियोटिक सेल को देखो ना, तो उस सेल का न्यूक्लियस आपको एकदम प्रॉपरली विजिबल हो, आपको दिखे कि हाँ देखो ये है इसका न्यूक्लियस, एकदम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो उसका, साथ ही साथ सारे मॉडर्न फीचर्स उस सेल में भरे पड़े हों। तो ऐसे सेल को अपन क्या बोल देते हैं, यूकैरियोटिक सेल। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों ने वो कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन्स देखे कि नहीं देखे। तुम लोग ने तो जब से होश संभाला होगा तब से तुम लोगों ने वो स्मार्टफोन ही देखे होंगे, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, टच स्क्रीन वाले फ़ोन्स ही देखे होंगे, वो स्मार्टफोन्स ही देखे होंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों ने वो कीपैड वाले फ़ोन्स का भी इस्तेमाल भी करे होंगे, भले ही देखे हो, लेकिन इस्तेमाल मुझे नहीं लगता कभी तुम लोगों ने करे होंगे। लेकिन हाँ, मेरे टाइम पर जब मैं 11th-12th में थी तो लोग थे, उस समय भी लोग थे जो कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करते थे, है ना।
वो नोकिया वाला, वो सैमसंग का वो फ्लिप फ्लॉप वाला, वो सारे फ़ोन्स जब मैं 11th-12th में थी ना तो एग्जिस्ट करते थे, लोग अच्छे से इस्तेमाल करते थे। नो डाउट वो जो पुराने वाले जो कीपैड वाले जो मोबाइल फ़ोन्स होते थे वो भी मतलब कन्वीनियंट तो होते थे ऑफ कोर्स, लेकिन ना वो बहुत ही बेसिक मोबाइल फ़ोन्स थे, मतलब एकदम बेसिक सा मॉडल हुआ करता था। और आप उसमें कॉल कर सकते हो, आप उसमें मैसेजिंग कर सकते हो, वो सांप वाला स्नेक वाला गेम खेल सकते हो, एंड दैट्स इट। ज़्यादा कुछ बहुत ही एडवांस फीचर्स उन मोबाइल फ़ोन्स में नहीं होते थे, एकदम बेसिक बेसिक फीचर्स होते थे, है ना। लेकिन आज के टाइम पर जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, ओ माय गॉड, उनमें तो आप सब कुछ कर सकते हो यार। मतलब वो जो स्मार्टफोन्स है ना आज की डेट में, वो किसी लैपटॉप या कंप्यूटर से कम नहीं है। आप उस स्मार्टफोन में सब कुछ कर सकते हो, पूरी दुनिया घूम सकते हो। यानी कि पहले के टाइम पर जो मोबाइल फ़ोन्स आते थे वो एकदम पुराने टाइप के होते थे, प्रिमिटिव टाइप के, बेसिक बेसिक फीचर्स होते थे। वहीं आज के टाइम पर जो मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं वो एकदम एडवांस लेवल के हैं, सारे एडवांस फीचर्स उनमें भरे पड़े हैं। ऐसा ही सेल्स में भी देखने को मिलता है। ये जो अपन बोल रहे हैं ना प्रोकैरियोटिक सेल्स को प्रिमिटिव टाइप के सेल्स, क्यों बोल रहे हैं इनको अपन प्रिमिटिव टाइप के सेल्स? क्योंकि बेटा ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स, पहली बात तो ये कि इनका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा पुराने टाइप का हुआ करता था, प्लस इनके पास ना बहुत सारे ऐसे एडवांस फीचर्स नहीं होते थे। प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, एकदम बेसिक बेसिक फीचर्स मिलेंगे। वहीं ये जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये दे आर जस्ट लाइक आवर स्मार्टफोन्स, इनमें सारे आपको एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में। तो ये जो रिलेशन में आप मतलब जो ये जो रिलेट करके मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल दे करके, आई होप इसको आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे, आप रिलेट कर पा रहे होंगे एग्जाम्पल से, है ना। कि प्रोकैरियोटिक सेल्स बोले तो एकदम प्रिमिटिव टाइप के सेल्स, एकदम बेसिक बेसिक फीचर्स होते थे, ढंग का इनके पास न्यूक्लियस तक नहीं होता था। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब यही तो है कि ढंग का इनके पास न्यूक्लियस तक नहीं होता था। और वहीं यूकैरियोटिक सेल्स आए फिर बाद में, जिनके पास एकदम ट्रू न्यूक्लियस होता था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता था, सारे एडवांस फीचर्स जो है ना आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का, ठीक है। थोड़ा बहुत तो दिमाग में गया ही होगा। ओके, फिर इसके बाद में बेटा हम बात करेंगे, अरे ये क्या हुआ, हाँ जी, फिर हम बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब कि हम पूरा जो सेल है ना उसका स्ट्रक्चर समझेंगे। सेल के पास सेल वॉल होती है, वो पढ़ेंगे। सेल के पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है, जिसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो भी पढ़ेंगे। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वो पढ़ेंगे। बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, वो पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। यानी कि एक सेल के अंदर क्या कुछ है, उसके स्ट्रक्चर में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, सबके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में आपको क्या क्या पढ़ना है देख लो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ना दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पता है क्या होता है, प्रोटीन्स बनते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पता है क्या होता है, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स बनते हैं। इससे प्रोटीन और इससे लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है गोल्जी अपैरेटस। इसका काम पता है क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी सामान बन के आया है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स, उन सबको गोल्जी अपैरेटस बोलता है कि आओ मुन्नो आओ, मेरे अंदर आओ। और अंदर लेकर के क्या करेगा, उन सब चीज़ों को ये अलग अलग करेगा, सॉर्टिंग करेगा, इसके बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करके क्या करेगा, मेम्ब्रेन में पैक कर करके अपने अंदर से बाहर मतलब बाहर निकाल देगा। मतलब समझ में आया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स बन रहे हैं, स्टेरॉइड्स बन रहे हैं, लिपिड्स बन रहे हैं, और बन बन के कहाँ जा रहे हैं, गोल्जी अपैरेटस में जा रहे हैं। गोल्जी अपैरेटस बोलता है कि आओ मुन्ना आओ, जो भी सामान बना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, आ जाओ मेरे अंदर आ जाओ। अंदर आकर के क्या होगा, गोल्जी अपैरेटस में उस पूरे सामान की सॉर्टिंग होगी, मॉडिफिकेशन होगा, पैकेजिंग होगी, मतलब वही मेम्ब्रेन में पैक कर करके जो है ना उन मॉडिफाइड प्रोटीन्स को एंड लिपिड्स को जो है गोल्जी अपैरेटस अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा। बाहर निकालने के बाद क्या होगा, वो जो मॉडिफाइड सब्सटेंसेज हैं या तो वो सेल के ही किसी दूसरे कोने में चले जाएंगे, मतलब विद इन द सेल वो ट्रांसपोर्ट होंगे, या फिर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा जो सेल के बाहर जानी होती हैं, तो आउटसाइड द सेल जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ठीक है।
फिर इसके बाद में आता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक बड़ा इंस्टाग्राम पे जो है ना मीम चलता है फेमस, कि बचपन से सिखाया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, लेकिन इंजीनियर बन गए हैं, आज तक कभी किसी ने पूछा नहीं कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है। पढ़ा है बचपन में, याद करवाया है तो कर लेते हैं, लेकिन अभी तक उसका कहीं इस्तेमाल हुआ नहीं। ठीक है, अब तुम लोग भी जब बन जाओगे इंजीनियर तब जो है इस पे हंस लेना, लेकिन 9th में तो तुम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी बनती है ना बेटा हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी की सेल्स में क्या होता है, एनर्जी बनती है। कहाँ बनती है? सेल में भी, टू बी मोर स्पेसिफिक माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, इसीलिए। ठीक है, राइबोसोम्स, इनको अपन प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं, यहाँ पर प्रोटीन्स बनते हैं। लाइसोसोम्स, अरे ये तो बहुत ही खतरनाक टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एक्चुअली क्या होते हैं लाइसोसोम्स? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनके अंदर भरे होते हैं गजब के डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, सबको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स जो हैं इनमें, इन वेसाइकल्स में भरे हुए रहते हैं। जैसे कि सपोज सेल के अंदर, ठीक है, सेल ने जो है ना अपना खाना लिया है, तो जैसे कि सेल है, ठीक है, ये आ गया उसका खाना, अब खाने को डाइजेस्ट करना होगा तो पता है क्या होगा, ये जो लाइसोसोम्स है ना ये आकर के अटैक कर देंगे इसके ऊपर। ये आ गए लाइसोसोम्स, घेर लिया, अटैक कर दिया। इनके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना वो रिलीज हो जाते हैं खाने के ऊपर, और वो एंजाइम्स आकर के खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं, ब्रेक डाउन करवा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं हमारे प्लास्टिड्स। ये एक्चुअली स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 तरह के होते हैं। जैसे कि एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, आपने मतलब क्या सभी को पता है ये चीज़। जो अपने फ्रूट्स होते हैं, अपने जो फ्लावर्स होते हैं वो कितने कलरफुल होते हैं। जैसे कि अगर हम रोज़ फ्लावर्स की बात करें तो कुछ गुलाब के फूलों का रंग लाल होता है, पिंक, येलो, ब्लू, है ना, लाइक दैट। तो हमने पता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो सिंपल सुंदर सुंदर कलर्स के होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं वो भी बड़े अच्छे अच्छे कलरफुल होते हैं। तो ये जो कलर है हमारे फ्रूट्स के पास या हमारे फ्लावर्स के पास कैसे आ रहा है? डेफिनेटली प्लांट बॉडी में कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, प्लांट की बॉडी में कुछ पिगमेंट। अच्छा हाँ, जो प्लास्टिड्स है ना बेटा ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाएंगे, इसलिए मैं प्लांट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारे प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं, और उन्हीं पिगमेंट्स के कारण फूलों को और फलों को रंग मिलता है। तो ये जो पिगमेंट्स है वो कहीं ना कहीं स्टोर होंगे, है ना। तो एक टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, उनमें वो पिगमेंट्स स्टोर होते हैं। ठीक है, फिर एक होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट। जो पत्तियाँ होती हैं बेटा वो हरे रंग की क्यों होती हैं? क्योंकि लीफ के जो सेल्स होते हैं उनमें होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफिल। कहाँ पाया जाएगा वो क्लोरोफिल पिगमेंट? एक स्पेशल टाइप के प्लास्टिड में नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एक और टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें कोई पिगमेंट स्टोर नहीं होता है, उनको अपन ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम अगर कोई पिगमेंट स्टोर ही नहीं करना है तो फिर कर क्या रहे हैं प्लांट सेल के अंदर? माना कि पिगमेंट स्टोर नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कुछ और स्टोर करें जैसे कि प्रोटीन, ऑयल वगैरह, है ना। चलो, फिर उसके बाद में वैक्यूल्स, ये बेटा खाली डब्बे होते हैं वैक्यूल्स, इनके बारे में हम बात करेंगे। देन सेल इंक्लूजन्स, और फिर इसके बाद में हम पहुंचेंगे इस चैप्टर के एक बहुत ही अमेजिंग या डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन 2 तरह का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, मियोसिस तब होता है जब गैमीट्स बनने होते हैं। माइटोसिस रेगुलर बेसिस पे हमारी बॉडी में चलता है, जैसे कि सपोज वो नहीं आपने सुना होगा ये वाला फेस वॉश या फेस स्क्रब इस्तेमाल करो, अपनी स्किन की जो डेड सेल्स हैं वो निकालो। तो स्किन के डेड सेल्स, तो अगर डेड सेल्स हम निकाल देंगे, यानी कि आप ऐसा समझो कि हमारे स्किन के अगर कुछ सेल्स मर रहे हैं तो फिर नए सेल्स कैसे आएंगे? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो नए सेल्स आते ही होंगे। कैसे आते हैं? डिवीजन से आते हैं। तो जो पुराने जो सेल्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, वो हम निकाल देते हैं, उनकी जगह पे नए सेल्स आ जाते हैं, है ना। तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में सेल्स जो है ना डिवाइड करते रहते हैं बेटा। ठीक है, तो सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे। इसका एक बहुत ही एडवांस वर्जन आपको 11th क्लास में जाकर के देखने को मिलता है, सेल डिवीजन का, माइटोसिस एंड मियोसिस का। और 11th में जाकर के बच्चे जो है ना पगला जाते हैं कि बाप रे माइटोसिस मियोसिस ये होता है, कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए 11th में जाकर के आपको दिक्कत ना आए, इसलिए 9th के लेवल पर मैं आपको मियोसिस एंड माइटोसिस के बारे में कुछ बेसिक पढ़ा दूंगी, जो आपको 11th में हेल्प करेगी मियोसिस एंड माइटोसिस के एडवांस्ड वर्जन को पढ़ने में।
ठीक है, चलो तो ये पूरा हो गया बेटा चैप्टर का अपना इंट्रोडक्शन। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। अब एक काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर का जो पहला टॉपिक है सेल डिस्कवरी एंड हिस्ट्री, वो हम आज ही के सेशन में कवर करेंगे, तो आ जाओ बात करते हैं। लेकिन हाँ, उसके पहले क्यों हम बोलते हैं सेल को द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्यों हम बोलते हैं एक सेल को द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इन सब चीज़ों के ऊपर बेटा हमें बात करनी होगी, तभी हम इतने सक्षम बन पाएंगे कि इस पहले टॉपिक को हम पढ़ पाएँ, ठीक है। तो अब 5 से 10 मिनट के लिए बस मेरी बातों को शांति से सुनते रहना, जितना अच्छे से सुनोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब मेरी बात समझो, तुम्हारे सामने मैं खड़ी हूँ, ठीक है, और तुम्हें मतलब अपनी स्क्रीन पर, अपने फ़ोन की स्क्रीन पर या अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर तुम्हें इस समय मैं दिख रही हूँ और मेरे पास तुमको ये पेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये वाला, ठीक है। अब तुम्हें हम दोनों में से बताना है कि लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है, कौन जिंदा और कौन जिंदा नहीं है। मैं और ये पेन, बताओ हम दोनों में से लिविंग कौन और नॉन लिविंग कौन। तब बोलोगे कि मैम ये आपने कैसा बच्चों जैसा सवाल पूछ लिया, तो कोई भी बता देगा कि आप लिविंग हो और ये पेन क्या है, नॉन लिविंग है। सही जवाब। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैं लिविंग हूँ और ये नॉन लिविंग है? कैसे तुमने अंदाज़ा लगा लिया कि मैम 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये नॉन लिविंग चीज़ है? कैसे तुम्हें पता चला? तो एक बेसिक बात तुम्हें समझनी होगी बेटा कि जब भी हम किसी भी चीज़ को लिविंग बोल देते हैं तो डेफिनेटली उस लिविंग चीज़ में पाया जाता है सेल। हो सकता है 1 हो, 2 हो, 10 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 मिलियन हो, 2 बिलियन हो, कितने भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक चीज़ को बोल रहे हो कि हाँ यार ये जिंदा है, ये लिविंग है, तो 100% उसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, क्या? सेल। और जिस चीज़ को आप नॉन लिविंग बोल रहे हो, नॉन लिविंग आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि उसमें सेल नहीं है। सेल है तो लिविंग, नहीं है तो नॉन लिविंग। ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में। तुमको मैंने पूछा था कि बताओ मैं लिविंग हूँ और ये नॉन लिविंग है, तुमने कैसे बता दिया? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए था कि मैम आपकी बॉडी में सेल्स हैं, इसमें नहीं है, तो ये नॉन लिविंग, आप में है तो आप लिविंग, खत्म बात, ठीक है। अब सुनो कि हम सेल को लाइफ की स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं, ठीक है। कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ क्या? स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं लाइफ की? सुनो मेरी बात, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि जाओ बेटा एक दीवार बनाओ, एक वॉल बनाओ या एक घर बनाओ, तब बोलोगे ठीक है मैम बना देंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए है? रॉ मटेरियल चाहिए। मैंने कहा हाँ बताओ, लिस्ट बना के दो, क्या क्या तुमको चाहिए सामान, मैं सब लेकर के आती हूँ, लेकिन मुझे तुम लोग दीवार बना के दो। आपने बोला ठीक है मैम। तो आप लोगों ने रॉ मटेरियल्स की एक लिस्ट बनाई। लिस्ट में क्या क्या था? सीमेंट था, सरिया था, गिट्टी थी, रेत थी, ये सब था। और साथ में उसमें तुमने लिखा क्या? ईंटें, मतलब ब्रिक्स। मैंने लिस्ट देखी, मैंने कहा कि देखो सीमेंट, गिट्टी, रेत और ये सरिया, ये बाकी सब चीज़ें तो मिल जाएंगी, लेकिन ये जो ईंटें हैं ना, ये जो ब्रिक्स है ना, ये तो नहीं मिल पाएगी। तो तुम लोग एक काम करो, बिना ईंटों के, बिना ब्रिक्स के जो ना घर बना लो या दीवार बना लो। आप बोलोगे कि मैम आपने कैसी बात कर दी? बिना ईंटों के, बिना ब्रिक्स के कभी आपने कोई दीवार बनते हुए देखा है क्या? कोई घर बनते हुए देखा है क्या? अरे ईंटें तो चाहिए ही चाहिए हैं, बेसिक आप बोल सकते हो कि रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है ब्रिक्स एक घर को बनाने के लिए या एक सिंपल दीवार खड़ी करने के लिए। मैम उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने कहा नहीं, बिना उसके ही काम चलाओ, मैं नहीं ला के दूंगी ब्रिक्स। तो आप बोलोगे कि फिर मैम रहने दो, दीवार भी नहीं बन पाएगी। इसका मतलब क्या कि अगर ईंटें होंगी, अगर ईंटें होंगी, ब्रिक्स होंगी, तो ही एक वॉल बन पाएगी, एक वॉल का स्ट्रक्चर खड़ा हो पाएगा, है ना। बेसिक रिक्वायरमेंट है ना ईंटें, वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ईंटें हैं, यदि ब्रिक्स हैं, तो एक दीवार बन पाएगी, तो एक दीवार का स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है। और अगर ईंटें नहीं हैं तो क्या होगा? दीवार बन पाएगी, उसका स्ट्रक्चर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। यही केस होता है बेटा हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, चाहे यूनिसेलुलर हो ऑर्गेनिज्म, चाहे मल्टीसेलुलर हो कोई भी ऑर्गेनिज्म। मैं अभी ये डिफ्रेंसिएशन में तो पढ़ ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है
तो उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या चाहिए है, सेल्स चाहिए हैं। जैसे कि एक दीवार के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उठाने के लिए तुमको ईंटें चाहिए हैं, ठीक वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए है, सेल्स चाहिए हैं। भले एक हो, दो हो, कितने भी हो, लेकिन कम से कम सेल्स तुमको चाहिए ही चाहिए हैं। तो एक दीवार का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो रोल होता है ब्रिक्स का, ईंटों का, ठीक वही रोल होता है सेल्स का एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ईंटें नहीं तो दीवार नहीं, सेल्स नहीं तो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर ही नहीं। आई बात समझ में? इसीलिए अपन क्या बोलते हैं सेल्स को, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कि ऑर्गेनिज्म है तो क्यों है, कैसे है? तो आप बोलोगे कि भैया अगर ये ऑर्गेनिज्म है ना तो इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सेल्स हैं। सेल्स नहीं क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया है, तभी तो तुमको दिख रहा है ऑर्गेनिज्म, वरना दिखता ही नहीं। ईंटें ना होती तो दीवार बन पाती क्या, दिखती क्या दीवार? नहीं बन दिखती। फिर आई बात समझ में? नेक्स्ट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को ही हम बोलते हैं फंडामेंटल, नहीं छोड़ो, सबसे पहले अपन देखते हैं फंक्शनल यूनिट के बारे में। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब तुम्हें यह समझ में आ गया कि सेल जरूरी है एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, राइट? अब दूसरी बात समझो, एक ऑर्गेनिज्म है बेटा, चलो बहुत दूर नहीं जाएंगे, अपनी बात कर लेंगे, ठीक है? हम जिंदा हैं, ऑफ कोर्स जिंदा हैं। जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग प्रोसेसेस चलती रहती हैं। पता नहीं चलता उन सब प्रोसेसेस का, लेकिन चल तो रही होती हैं। जैसे कि हम सांस ले रहे होते हैं, है ना, रेस्पिरेशन, हम कंटिन्यूसली ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, लगातार सराउंडिंग एयर से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं। उसके अलावा बॉडी में कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेसेस भी चलती रहती हैं। भाई मेरी बॉडी में लगातार क्या हो रहा है, अभी ब्लड फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा? फिर किडनीज जो हैं वो अपना काम करती रहती हैं, यूरिन बनाती रहती हैं, ब्लड को फिल्टर करती रहती हैं। तुमने सुना होगा कुछ लोगों को जो है ना डायलिसिस करवाना पड़ता है। क्यों? जब उनकी किडनीज ब्लड को फिल्टर ना कर पाएँ, गड़बड़ हो जाए, तो फिर आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब कि डायलिसिस करवाना पड़ता है ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं बेटा, और हर ऑर्गन जो है लगातार काम करता रहता है। अलग अलग बॉडी में प्रोसेसेस चलती रहती हैं, तभी जो है एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाता है। लाइफ के लिए बेटा कुछ बॉडी में प्रोसेसेस का लगातार चलना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा आ गया जो बोले कि मैम मेरी बॉडी में ना ये प्रोसेस ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो मैं उसको पता है क्या बोलूँगी, बेटा तुम्हारी जान खतरे में है, जाके डॉक्टर को दिखाओ। जैसे कि मैंने तुमको किडनीज का भी एग्जांपल दिया कि अगर ठीक से काम ना करेंगी तो क्या होगा, डायलिसिस करवाना पड़ेगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे तो क्या हुआ, किडनी तो फेल हुई ना, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम जी जाओगे। अरे कैसे जी जाएगा यार? अगर किडनीज फेल हो गई, अगर किडनी ब्लड फिल्टर नहीं कर पाई, यूरिन नहीं बन पाया, तो एक्सक्रीशन की प्रोसेस नहीं होगी। वो टॉक्सिक ब्लड, नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा और हर एक सेल को जाकर के क्या करेगा, टॉक्सिन्स देगा, और हर सेल जो ना बीमार पड़ जाएगा, बॉडी बीमार पड़ जाएगी, इंसान मर जाएगा। तभी तो डायलिसिस करवाना पड़ता है, तभी तो किडनी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ती है। आई बात समझ में कि नहीं? तो वापस से हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। मैं सिर्फ तुमको ये समझाना चाह रही थी कि एक ऑर्गेनिज्म जिंदा तभी रह सकता है जब उसके शरीर में, जब उसके बॉडी में सर्टेन प्रोसेसेस चलती रहें। 10th में जब आप जाओगे तो आप लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ोगे। ये जिन प्रोसेसेस की मैं बात कर रही हूँ ना बेटा, कि एक ऑर्गेनिज्म को यदि तुम चाहते हो कि वो जिंदा रहे, तो ज़रूरी क्या है कि उसके शरीर में, उसके बॉडी में सर्टेन प्रोसेसेस चलती रहें, और उन सर्टेन प्रोसेसेस को ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। वो प्रोसेसेस जो ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए एसेंशियली रिक्वायर्ड है, उसकी जिंदगी के लिए रिक्वायर्ड है। आई बात समझ में? तो ये तुमको ऊपर ऊपर से समझ में आया, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? मैंने क्या बोला कि एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए वी नीड सेल्स, और
अब मैं तुमको एक उसका दूसरा एस्पेक्ट समझा रही हूं कि एक ऑर्गेनिज्म जिंदा तभी रहता है बेटा जब उसके शरीर में कुछ प्रोसेसेस चलती रहें, वो तभी जिंदा रहेगा। अगर उन सारी प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस भी ठीक से ना हो रही हो या बंद हो जाए तो ऑर्गेनिज्म मर सकता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि मैम चलो ठीक है, मान गए कि एक ऑर्गेनिज्म जिंदा तभी रहेगा जब उसकी बॉडी में कुछ प्रोसेसेस चलेंगी, लेकिन सवाल ये है कि वो जो प्रोसेसेस हैं वो परफॉर्म कौन करता है? प्रोसेसेस चल तो रही हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, लेकिन वो प्रोसेसेस परफॉर्म कौन कर रहा है? तो बेटा ऑर्गेनिज्म की बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो सेल्स लगे पड़े थे ना, सिर्फ सेल्स का काम उतना ही नहीं होता है। ना सिर्फ सेल्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके अलावा वो जो सेल्स होते हैं ना बेटा, वो लगातार काम करते रहते हैं, फंक्शन करते रहते हैं, और उन्हीं फंक्शनिंग से आप बोल सकते हो कि वो जो सर्टेन प्रोसेसेस है ना ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, वो चलती रहती हैं, और वो चलती हैं तब जाकर के ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाता है। मैं अगर आपके आज सामने जिंदा खड़ी हूं तो मैं क्यों खड़ी हूं? क्योंकि मेरे शरीर में जो सेल्स हैं बेटा वो लगातार काम कर रहे हैं, वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं जिनकी मदद से वो लाइफ प्रोसेसेस मेरी बॉडी में चल रही हैं और मैं जिंदा हूं। तुम्हारे लिए भी सेम बात एप्लीकेबल है। यानी कि जो सेल है बेटा वो ना सिर्फ ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, बल्कि वो सेल काम भी करता है, वो फंक्शन भी परफॉर्म करता है। और उन्हीं फंक्शंस के कारण क्या हो गया? उन्हीं फंक्शंस के कारण एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाता है। भाई सारे सेल्स मिलकर के काम करेंगे, फंक्शनिंग करेंगे तो ही तो क्या होगा? वो प्रोसेसेस होंगी बॉडी में, जब वो होंगी तो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा। तो इसीलिए एक सेल को अपन क्या बोलते हैं? द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी इकाई। तो जिंदगी के लिए जो सबसे छोटी इकाई चाहिए होती है वो क्या होती है? सेल। की स्ट्रक्चर बनाना ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, सेल्स चाहिए। ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखना है, लिविंग स्टेट में रखना है, उसके लिए भी क्या चाहिए? सेल्स चाहिए। तभी तो अपन बोलते हैं एक सेल के लिए कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के स्ट्रक्चर को कौन बनाएगा? तो तुम बोलोगे सेल्स बनाएंगे। मैंने पूछा कि एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखने के लिए कौन फंक्शंस परफॉर्म करेगा? तो तुम बोलोगे सेल। जैसे कि किडनी का तुम लोगों को मैंने एग्जांपल दिया कि किडनीज क्या करती हैं? ब्लड को फिल्टर करती हैं, जो कचरा होता है उससे क्या बनाती हैं? यूरिन बनाती हैं, उसी को अपन बॉडी के बाहर एलिमिनेट करते हैं। बताया कि नहीं बताया? अब ये जो बेटा अपनी किडनीज हैं, इनमें कौन काम कर रहा है? तो किडनी के जो सेल्स होते हैं ना, जिनको अपन नेफ्रॉन्स बोलते हैं, अरे वही तो काम करते हैं। वही ब्लड को फिल्टर करेंगे, वही कचरा निकालेंगे, यूरिन बनाएंगे और बॉडी के बाहर निकालेंगे। अब समझ में आया? अब थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो आइंदा से तुमसे कोई भी पूछ ले कि बताओ एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कौन चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे? सेल्स। अगर कोई तुमसे पूछे कि एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए कौन चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे? सेल्स। क्योंकि सेल्स ही क्या करते हैं? एक सेल ही क्या करता है? स्ट्रक्चर बनाएगा ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, प्लस फंक्शंस परफॉर्म करेगा बॉडी में ताकि वो जिंदा रहे ऑर्गेनिज्म। हेंस सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? ये तो पहला स्टेटमेंट अपन ने जस्टिफाई करा। दूसरा जो चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा ये है, तुम्हें ये समझ में आया ना? तो अब तुम्हारे लिए ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि अगर तुमको एक ऑर्गेनिज्म जिंदा चाहिए है बेटा, अगर तुमको एक ऑर्गेनिज्म जिंदा चाहिए है या तुमको एक अगर ऑर्गेनिज्म ही चाहिए, तो तुमको क्या चाहिए? सबसे छोटी इकाई, फंडामेंटल यूनिट तुमको क्या चाहिए? सेल चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे कि वो अपना अमीबा जिसके अपन बात कर रहे थे, बॉडी में एक ही सेल है, एक सेल क्या कर रहा है? अमीबा की बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा है। वो एक ही सेल क्या कर रहा है? अमीबा की बॉडी में
सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है जिसके कारण अमीबा जिंदा रह पा रहा है, उसका जो एग्जिस्टेंस मतलब वो धरती पर जो है एग्जिस्ट कर पा रहा है। तो लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए सबसे छोटी इकाई की जो चाहिए होती है वो क्या होती है? सेल। क्लियर हुआ? तो इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं बेटा? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इतना जरूरी है सेल हम सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए, चाहे यूनिसेलुलर अमीबा हो या हम हो। अगर ऑर्गेनिज्म चाहिए, उसका स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो सेल्स बनाएंगे। यदि ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखना है तो उसकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो लगातार काम करेंगे, फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, जिसके कारण वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा। खत्म बात। ठीक है, अब ये सब कुछ बेसिक बातें हो गई सेल को लेकर के। मैंने आपको पहले कहा था कि हम सबसे पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे सेल को लेकर के, सेल्स को लेकर के, उसके बाद में हम क्या करेंगे, अपना जो फर्स्ट टॉपिक है उस पर हम आ जाएंगे। तो बस बेसिक बातें हो गई, अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। आओ बात करते हैं सेल की डिस्कवरी और सेल की हिस्ट्री की। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आपको सेल की डिस्कवरी बताऊं कि किसने करी, कैसे करी, एक वर्ड है बेटा, वो वर्ड है ये कॉर्क। इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। यदि इसका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे की जो कहानी है वो शायद तुम्हारे पल्ले ना पड़े। तो सुनो, कॉर्क क्या चीज़ है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बेटा हमारी बॉडी में, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है ना बेटा, हम अपनी बॉडी का ही लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, तो आप क्या बोलोगे? बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है जो एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है? स्किन। ये हमारी स्किन, त्वचा हिंदी में बोलते हैं ना शायद। ये हमारी स्किन होती है ना बेटा, स्किन। ये क्या है? ये हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप बोल सकते हो कि प्रोवाइड करती है किसी भी पैथोजन को, ऐरे गहरे नत्थु खैरे पैथोजन को, डिसीज कॉज करने वाले, इन्फेक्शन कॉज करने वाले एजेंट को बॉडी के अंदर नहीं आने देती है। कभी जब चोट लग जाती है थोड़ी गहरी, जब ऊपर की पूरी स्किन निकल जाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? अच्छे से मरहम पट्टी कर देते हैं, मतलब दवाई लगा देते हैं, है ना, खाने को दे देते हैं, इंजेक्शन लगा देंगे, यहाँ पर भी जो है ना दवाई लगा देंगे। और दवाई लगाने के बाद क्या करते हैं? घाव को पट्टी से बांध देते हैं कि नहीं बांध देते हैं? क्यों? अरे जहाँ पर चोट लगी ना बेटा, वहाँ की स्किन निकल गई है। यानी कि ये वाले एरिया पर जहाँ पर चोट लगी है किसी भी इंसान को, तो ये वाले एरिया की जो स्किन है वो निकल गई है। तो इस एरिया में जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करने वाला जो स्ट्रक्चर था, स्किन, वही निकल गई। तो हमारे आसपास जो सराउंडिंग एयर होती है ना बेटा, इसमें दुनिया भर के जो है कीटाणु, जर्म्स, पैथोजेंस जो है ना प्रेजेंट होते हैं। दिखते नहीं है पर होते हैं, और वो ताक में बैठे रहते हैं कि कब हम एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर घुस करके इन्फेक्शन कॉज करें। तो वो जहाँ देखते हैं कि अच्छा यहाँ की स्किन निकल गई है, यानी कि अब हमें, मतलब आप ये समझ लो कि जो हमारी स्किन है ना, वो एक तरह का बैरियर होता है। स्किन एक तरीके का बैरियर होता है जिसको कि एयर में प्रेजेंट बहुत सारे पैथोजेंस एंड जर्म्स जो हैं वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही देखते हैं कि अरे वाह, इस इंसान, इस बंदे की तो इस हाथ की जो ये जो एरिया है, जो इसकी स्किन है वो निकल गई है, मतलब बैरियर हट गया है, तो अब तो हम क्या कर सकते हैं? अटैक। तो वाकई में बेटा ऐसे ही होता है कि अगर पट्टी ना लगाई जाए, अगर घाव को कवर ना किया जाए, तो आप बोल सकते हो कि जो पैथोजन वगैरह जो है ना वो अंदर घुस जाता है, यहाँ से घाव से इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, सेप्टिक हो सकता है ना। इसलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं? कवर कर लो घाव को। एनीवेज, तो मैं ये आपको बता रही थी, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ। मैं आपको ये बता रही थी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी बॉडी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है पैथोजन से, वो क्या है, तो आप सभी का जवाब होना चाहिए कि मैम स्किन। हमारे स्कैल्प से लेकर के नाखूनों के नीचे, मतलब नाखूनों के नीचे टो तक, है ना, पूरी बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, स्कैल्प से लेकर के नाखूनों के नीचे तक पूरी बॉडी कवर होती है हमारी किससे? स्किन से, राइट। अब अगर मैं बात करूं प्लांट की, तो भाई प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो उनके बारे में भी तो सोचो कि जो एक प्लांट है
उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या हो सकती है, जैसे कि हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग स्किन, ठीक वैसे ही बेटा जो पौधा होता है ना, उसकी भी बॉडी की एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको अपन बोलते हैं एपिडर्मिस। ओए ये क्या हुआ, चलो यहीं देख लो। जैसे कि ये प्लांट है, हरा बनाना चाहिए, हरा, देखो ये प्लांट है, पत्ती वत्ती हो गई, फूल भी खिला लो, ठीक है, ये रूट्स हो गई, ये आपको दिख रहा है प्लांट। तो जिस तरह से हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बॉडी की स्किन, वैसे ही जो प्लांट है इसकी बॉडी की भी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, और उस आउटर मोस्ट कवरिंग को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। डर्मिस मतलब स्किन, एपी मतलब ऊपर, ठीक है। तो ये देखो, ये मैं बना रही हूँ एपिडर्मिस, अच्छी नहीं बन रही है पर ये से मतलब समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये पूरी जो आपको प्लांट बॉडी दिख रही है बेटा, प्लांट बॉडी में आपको जड़ें दिख रही हैं, स्टेम दिख रहा है, ब्रांचेस दिख रही हैं, ठीक है, फूल दिख रहा है ना, फ्रूट्स दिख नहीं रहे होंगे, फ्रूट्स भी मैं बना देती हूँ, ये लो मैंने फ्रूट्स बना दिया, ठीक है ना, ये फ्रूट दिख रहे होंगे, लीव्स दिख रहे होंगे, फ्लावर्स आपको दिख रहे होंगे। एंटायर प्लांट बॉडी इज कवर्ड बाय एन आउटर मोस्ट कवरिंग जिसको अपन बोलते हैं एपिडर्मिस। सो दिस इज बेटा एपिडर्मिस। जैसे हमारी बॉडी के लिए स्किन, वैसे ही एक छोटे से प्लांट बॉडी के लिए क्या होती है उसकी एपिडर्मिस। जड़ों के ऊपर, स्टेम के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, सभी के ऊपर क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस पाई जाती है, ठीक है। चलो अब ये तो छोटा सा पौधा हुआ है ना। अब जैसे जैसे बेटा पौधा बड़ा होने लगता है, अगर हम एक ट्री की बात करें, ये तो पौधा था छोटा सा, अब हम बात करते हैं एक ट्री की, ठीक है। तो जैसे जैसे पौधा एक ट्री में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, ग्रो करने लगता है, तो इस एपिडर्मिस में कुछ बदलाव आ जाते हैं, इस एपिडर्मिस में कुछ बदलाव आ जाते हैं। देखो कॉर्क का जो बेसिक मतलब है ना, ये जब हम नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचेंगे, टिश्यूज वाले चैप्टर में, और जब हम लेटरल मेरिस्टेम पढ़ लेंगे तब आपको कॉर्क का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए कॉर्क क्या चीज़ है वो बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो जब एक पौधा ट्री में ट्रांसफॉर्म होता है तो बेटा ये जो एपिडर्मिस है उसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं, और बदलाव ऐसे आते हैं कि अब एक पेड़ जो बना, यहाँ पर एक ट्री जो बना, अब इसकी जो आउटर कवरिंग है बेटा, ठीक है, उसको अपन बोल देते हैं क्या, कॉर्क। क्या बोल देते हैं, कॉर्क। तो जब पौधा छोटा है तो एंटायर प्लांट बॉडी इज कवर्ड बाय एन आउटर मोस्ट कवरिंग जिसको अपन बोलते हैं एपिडर्मिस। फिर जब हम बात करते हैं एक वुडी ट्री की, पेड़ की बात कर रहे हैं बेटा, तो उसकी जो ब्रांचेस हैं, जो उसका पूरा स्टेम है, ट्रंक है, उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है बेटा, उसको अपन बोल देते हैं क्या, कॉर्क। कॉर्क, ठीक है। अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर है कॉर्क या कवरिंग बोलो, कुछ भी बोलो, जो भी तुम्हें पसंद है वो तुम बोल सकते हो, अगेन सेल्स की बनी होगी, है ना, सेल्स की बनी होगी भाई। जैसे कि हमारी स्किन है, किसकी बनी है, सेल्स की बनी है। ये जो एपिडर्मिस है किसकी बनी है, सेल्स की बनी है। ये जो कॉर्क है ये भी किसकी बनी है, सेल्स की बनी है, प्लांट सेल्स की बनी है। लेकिन खास बात क्या होती है, ये जो कॉर्क के जो सेल्स होते हैं ना बेटा, ये डेड होते हैं, सेल्स आर डेड, मरे हुए सेल्स होते हैं। देखो यदि सेल जिंदा है, लिविंग सेल है, तो उसके अंदर तुम्हें जमाने भर की चीज़ें मिलेंगी, साइटोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन यदि एक सेल मरा हुआ है, डेड सेल है, तो उसके अंदर तुमको क्या ही मिलेगा, ना न्यूक्लियस मिलेगा, ना साइटोप्लाज्म मिलेगा, ना सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे, ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। हाँ, सेल वॉल तुम्हें ज़रूर मिल सकती है। आई बात समझ में। तो जब एक प्लांट छोटा होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग उसकी होती है एपिडर्मिस। फिर जब वो ग्रो कर रहा होता है एक वुडी ट्री में, तो इसी एपिडर्मिस में सर्टेन चेंजेस होते जाते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, इस वुडी ट्री का जो ट्रंक वाला जो पार्ट होता है, तना जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक न्यू आउटर मोस्ट कवरिंग जो है डेवलप हो जाती है, और उसी न्यू आउटर मोस्ट कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्क। और इसकी खास बात क्या है कि इसके सेल्स मरे हुए रहते हैं, डेड सेल्स होते हैं,
और ऑब्वियसली जैसे कि तुमको मैंने बताया कि अगर सेल्स डेड होंगे तो उसके अंदर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो इतना बेसिक समझ में आया। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, आ जाओ सेल की डिस्कवरी के ऊपर। तो बेटा 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, नाम याद करने हैं। देखो आज के इस सेशन में जिन भी साइंटिस्ट के नाम मैं आपको बता रही हूँ ना बेटा, वो सारे नाम आपको लर्न करने हैं एज इट इज़। ये मत सोचना कि मैम 2 के याद करने हैं, इसका नहीं करना क्या, नहीं सब करने हैं। ठीक है, तो 1665 ईयर आप याद रखेंगे। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, saw cells for the first time in a thin slice of cork with his crude microscope। अब ये देखो, ये ना होशियार भी हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या करा था ना, अपने ही मतलब क्या बोलते हैं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने अपने लिए खुद ने एक छोटा सा माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था। अब ऑब्वियसली देखो कितनी पुरानी बात है, 1665 की बात है। तो नेचुरली उस ज़माने पर जो इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया होगा अपने लिए खुद से, वो इतना एडवांस टाइप का तो होगा नहीं, एकदम बेसिक टाइप का होगा, एकदम प्रिमिटिव टाइप का होगा, राइट। पर खैर जो भी हो, एटलीस्ट इन्होंने अपने लिए एक माइक्रोस्कोप तो बनाया। ठीक है, अब देखो तो उसी प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के नीचे इन्होंने क्या करा था, ये एक स्पेनिश ओक ट्री हुआ करता था, उसकी कॉर्क इन्होंने निकाली और कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस को इन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा। आई रिपीट, स्पेनिश ओक ट्री हुआ करता था, उसकी कॉर्क इन्होंने निकाली और निकालने के बाद उसकी एक बहुत ही पतली सी स्लाइस काटी और उस कॉर्क की थिन स्लाइस को इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा। ये देखो, ये उनका बनाया हुआ माइक्रोस्कोप है, कितना बेसिक टाइप का है ना। और इसी माइक्रोस्कोप के नीचे इन्होंने कॉर्क की थिन स्लाइस को रख करके ऑब्जर्व किया। जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इनको क्या नजर आया, इनको कुछ ये नजर आया। और ये ऑब्जर्वेशन देखने के बाद इनको याद आया कि अरे यार, एक होता है मधुमक्खी का छत्ता, हनीकॉम्ब, और हनीकॉम्ब में भी क्या होते हैं, ये छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स होते हैं। दिख रहा है आपको, ये जैसे ही उन्होंने कॉर्क की थिन स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करा, उनको तुरंत याद आया कि यार ये तो कुछ, ये मतलब ऐसे रिजेम्बलेंस कुछ तो मिल रही है। किसके साथ, मधुमक्खी के छत्ते में भी तो ऐसे छोटे छोटे से टाइनी टाइनी कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक वैसे ही छोटे छोटे टाइनी कंपार्टमेंट्स उनको कॉर्क की थिन स्लाइस में नजर आए। ये दिख रहा है तुमको, ये सब क्या है बेटा, देखो ना, ये बहुत ही छोटू से टाइनी टाइनी कंपार्टमेंट्स हैं जो उनको नजर आए कॉर्क की थिन स्लाइस में। और उनको याद आया कि यार ऐसा ही कुछ तो मधुमक्खी के छत्ते में भी होता है। कंपार्टमेंट्स नजर आते हैं ना, ये दीज ऑल आर कंपार्टमेंट्स। कमरे हों जैसे, और कमरे भी कैसे हों, खाली हों। देखो ना, ये कमरे जो है ना बिल्कुल खाली तो है। तो सर ने बोला कि यार ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो है जैसे कि मधुमक्खी के, मतलब जैसे कि लोगों ने पूछा उनसे, है ना, लोगों ने पूछा कि सर आपने कॉर्क की थिन स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो आपको क्या नजर आया। अब वो कैसे बताते अपनी ऑब्जर्वेशन, तो उन्होंने बोला कि यार देखो, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, खाली कमरे होते हैं, रूम्स होते हैं, खाली रूम्स होते हैं, वैकेंट रूम्स होते हैं, वैसा ही कुछ कुछ मुझे कॉर्क स्लाइस के अंदर भी देखने को मिला। स्मॉल रूम्स देखने को मिले, स्मॉल टाइनी टाइनी कंपार्टमेंट्स देखने को मिले। ठीक है, और इन्हीं टाइनी कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, सेल्यूले। सेल्यूले, जिसको आज जाना जाता है वर्ड सेल के नाम से। वो जो, अगर आप लोग मूवीज वगैरह देखते हो तो जेल में वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो रूम्स होते हैं ना कैदियों के, उनको अपन सेल ही तो बोलते हैं कि प्रिजनर, ये वाला जो प्रिजनर है ये सेल नंबर 1 में है, मतलब रूम नंबर 1 में है ना, ये वाला प्रिजनर सेल नंबर 2 में है, लाइक दैट। ठीक है, तो सर ने बोला कि भाई जब मैंने कॉर्क की पतली सी स्लाइस को अपने द्वारा बनाए हुए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो मुझे कुछ ये ऑब्जर्वेशन मिली कि भाई उसमें जो है ना टाइनी टाइनी कंपार्टमेंट्स थे, खाली कमरे थे, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं।
और उन्हीं टाइनी कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया किसका? सेल्यूले। और वही सेल्यूले वर्ड आज के नाम से जाना जाता है, किस कौन से वर्ड से? सेल। तो यहां से क्या हुआ? सेल की डिस्कवरी हुई। सवाल तो यही था ना कि सेल की डिस्कवरी कब हुई और किसने करी और कैसे करी। तो अब आपके पास इन तीनों सवालों के जवाब हैं कि सेल की डिस्कवरी हुई, एक मिनट पहले मैं इसको हटा दूं, हाँ, सेल की डिस्कवरी कब हुई? 1665 में। किसने करी? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने। कैसे करी? तो कॉर्क की थिन स्लाइस को अपने ही द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उनको पता चला कि यार इस कॉर्क की स्लाइस में टाइनी टाइनी छोटे छोटे से क्या है? कंपार्टमेंट्स हैं, वैकेंट रूम्स हैं, खाली कमरे हैं, जैसा कि मधुमक्खी की छत्ते में होता है। और उन्हीं टाइनी कंपार्टमेंट्स को फिर सर ने बोल दिया कि भैया इनको अपन क्या बोलेंगे आज के बाद? सेल्यूले बोलेंगे। और फिर थोड़ा सा इस वर्ड को मॉडिफाई करा गया और नाम क्या मतलब अब क्या बोला जाने लगा है? सेल नाम बोला जाने लगा है। तो कुछ इस तरीके से रॉबर्ट हुक सर ने क्या करा? सेल्स की डिस्कवरी करी, सेल की डिस्कवरी करी। लेकिन अब आप मुझे खुद ही बताओ बेटा, ये जो टाइनी कंपार्टमेंट, ये जो स्मॉल रूम्स सर को कॉर्क की स्लाइस में नजर आए थे, वो कैसे थे? खाली थे ना। और कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब कोई सेल बेटा खाली होता है तो इसका मतलब क्या है? वो एक डेड सेल होता है। सेल के कंपोनेंट्स आपको उसमें तभी देखने को मिलेंगे जब वो लिविंग स्टेट में होगा। अगर वो मर ही गया तो ना उसमें न्यूक्लियस होगा, ना साइटोप्लाज्म होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। समझे? तो सर ने बोला कि हाँ यार मैंने सेल की डिस्कवरी तो कर ली, लेकिन ये जो सेल थे ना, ये कैसे थे? ये डेड सेल्स थे। क्यों डेड सेल्स थे? क्योंकि उसके अंदर कुछ था ही नहीं। ये जो टाइनी कंपार्टमेंट्स है ना, ये खाली थे, एब्सोल्युटली खाली थे, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था होने का मतलब क्या? कि सेल्स डेड थे। तो यहां पर आप एक पॉइंट ऐड भी कर सकते हो कि सेल्स की डिस्कवरी का मतलब सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? रॉबर्ट हुक सर को जाता है। प्लस आप यहां पर लिख भी सकते हो कि सर ने जो सेल डिस्कवर किया था बेटा, वो कैसे थे? डेड सेल्स थे। डेड सेल्स की जो डिस्कवरी है उसका क्रेडिट भी सर को ही जाता है। Cork under microscope resembled honeycomb-like structures made up of several compartments. Robert Hooke called them cells. तो सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट जाएगा रॉबर्ट हुक सर को, लेकिन वो सेल्स डेड सेल्स थे, वो डेड कॉर्क सेल्स थे। तो डेड सेल्स को मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि रॉबर्ट हुक सर ने जो सेल्स डिस्कवर करे थे वो कैसे थे? डेड थे। डेड सेल्स की डिस्कवरी करी थी। अब आप बोलोगे कि मैम डेड सेल्स, हे राम, हे क्या, हे राम माता जी, है ना, हे माँ माता जी, लिविंग सेल्स का क्या हुआ? तो बेटा लिविंग सेल्स की भी डिस्कवरी हुई आगे जाकर के 1800s में। किसने करी? एक और दूसरे साइंटिस्ट आए थे, एंटोन वैन लीवेनहुक। इनको लिविंग सेल्स की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है। इनके पास थोड़ा सा बेटा एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप आ गया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इनके घर के पीछे तालाब था, तालाब का पानी लेकर के आए और उसमें उन्होंने कुछ लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है, ऐसे कुछ सबसे पहले लिविंग सेल्स को इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करा। उसके अलावा आरबीसीज एंड ह्यूमन स्पर्म सेल्स को भी जो है इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करा था, डिस्कवर करा था। तो सेल्स की डिस्कवरी का क्रेडिट रॉबर्ट हुक को, लेकिन वो सेल्स कैसे थे? डेड सेल्स थे। लिविंग सेल्स को सबसे पहले देखने या डिस्कवर करने का क्रेडिट किसको जाता है? एंटोन वैन लीवेनहुक को। इनके पास थोड़ा सा एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप आ गया था, तो इसमें उन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसीज एंड ह्यूमन स्पर्म्स को देखा, ऑब्जर्व किया, डिस्कवर किया। नेक्स्ट आता है बेटा रॉबर्ट ब्राउन, अनदर साइंटिस्ट। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने सेल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। फिर आए थे परकिंजी। परकिंजी सर ने क्या करा था? प्रोटोप्लाज्म को ऑब्जर्व करा था। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? सेल का लिविंग पार्ट, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स, ये सब मिला के क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। तो वो जो है सर परकिंजी ने बताया था। तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, एंटोन वैन लीवेनहुक ने क्या करा था? लिविंग सेल्स को सबसे पहले डिस्कवर करा था। क्लियर? चलो, तो यहां तक की कहानी मुझे लगता है कि
तुम लोगों को समझ में आ ही चुकी होगी, है ना। तो अब एक काम करते हैं, अपनी कहानी को हम और आगे लेके जाते हैं और बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच इज़ सेल थ्योरी। अब यहाँ पर तुमको 2 और साइंटिस्ट देखने को मिलेंगे जिन्होंने मिल करके सेल थ्योरी दी थी। कौन? आ जाओ देखते हैं। ये बात है 1838 की, जब एक जर्मन बोटैनिस्ट आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई मैंने जो है प्लांट्स के ऊपर पढ़ाई करी है और मेरी पढ़ाई से मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि भाई जो प्लांट्स हैं वो बने होते हैं प्लांट सेल्स के। किसने बोला था ये? एमजे शील्डन ने। ये नाम तुमको ज़रूर से याद कर लेना है। 1838 में सर आए थे, कौन? सर शील्डन। इन्होंने कहा था कि भाई मैंने प्लांट्स के ऊपर पढ़ाई करी और मुझे ये पता चला कि प्लांट्स बने होते हैं प्लांट सेल्स के। ओके, मान लिया हमने। फिर 1 साल बाद 1839 में एक जूलॉजिस्ट आए जिनका नाम था श्वैन, और इन्होंने बोला कि यार सुनो, मैंने ना एनिमल्स के ऊपर स्टडी करी है और मुझे ये पता चला कि एनिमल्स बने होते हैं एनिमल सेल्स के। इन्होंने कहा प्लांट्स बने होते हैं प्लांट सेल्स के, इन्होंने कहा एनिमल्स बने होते हैं एनिमल सेल्स के। और फिर इन दोनों ने एक दूसरे को देख करके सोचा कि भाई आप बोल रहे हो कि प्लांट्स बने प्लांट सेल्स के, आप बोल रहे हो कि एनिमल्स बने एनिमल सेल्स के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबके सब सेल्स के ही बने होते हैं। भाई दिमाग लगाओ, प्लांट्स हैं प्लांट सेल्स के बने हैं, एनिमल्स हैं एनिमल सेल्स के बने हैं, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किसके बने होते हैं? सेल्स के ही बने होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। और यही बन गई क्या? उनकी सेल थ्योरी। इन्होंने कहा कि भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू मिला करके एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं, क्या? कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं सेल्स के। और यही बन गई इनकी सेल थ्योरी और हिट हो गई, सुपर हिट हो गई। अच्छा, बहुत से बच्चों को लगता है कि मैम ये जो श्वैन सर हैं इन्होंने सिर्फ एनिमल सेल देखा होगा, है ना, तभी तो बोला। नहीं, ऐसा नहीं बेटा, इन्होंने प्लांट सेल भी देखा था और प्लांट सेल इन्होंने देखा था और इसीलिए इनको एक मेजर डिफरेंस पता चला था बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। क्या था वो मेजर डिफरेंस? कि जब हम बात करते हैं एनिमल सेल की तो उसमें आउटर मोस्ट कवरिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। वहीं अगर हम बात करेंगे प्लांट सेल की तो प्लांट सेल में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन तो होती ही होती है, लेकिन ये आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं होती। इसके बाहर एक और कवरिंग पाई जाती है, एक और लेयर पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो इन्होंने ये भी बोला था कि भैया सेल वॉल जो है ना सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, सिर्फ प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेल वॉल, एनिमल सेल में नहीं होता। एनिमल सेल में तो सिर्फ क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी है और बाहर सेल वॉल भी है। ठीक है, चलो। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ये बन गई क्या? सेल थ्योरी, और बहुत हिट हुई। लेकिन इनकी थ्योरी में एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? इनकी थ्योरी में ये नहीं बताया था इन लोगों ने कि नए सेल्स कहाँ से आते हैं। ये तो बता दिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे जो है सेल्स के ही बने होते हैं, लेकिन नए सेल्स कहाँ से आते हैं ये इन्होंने अपनी थ्योरी में नहीं बताया, इनको पता ही नहीं था। फिर क्या हुआ? एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्काउ, और इन्होंने बोला कि मैं हूं ना, मैं, मुझे सब पता है। मैंने ये पता लगाया है कि भैया जो नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आते हैं। मतलब वो सेल्स जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे उन्हीं से नए सेल्स पैदा होते हैं। और अपनी भाषा में बोला ओमनिस सेलुला इज सेलुला, मतलब कि न्यू सेल्स कहाँ से आएंगे? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं ना उन्हीं से नए सेल्स बनते हैं। ऐसा नहीं कि आसमान से टपकेंगे कि टपाक टपाक देखो सेल्स टपक रहे हैं या ज़मीन से उगेंगे। नहीं 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 नहीं, जो सेल्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं से नए सेल्स पैदा होते हैं। कैसे पैदा होते हैं? तो वही सेल डिवीजन होता है। जैसे कि सपोज ये एक सेल है, ये डिवाइड करेगा तो 2 नए सेल बन जाएंगे। देखो 2 नए सेल आ गए कि नहीं आ गए पुराने वाले सेल से। तो फिर इन्होंने बोला कि भाई अब जा करके तुम्हारी जो सेल थ्योरी है वो मैंने मॉडिफाई कर दी। भाई सेल थ्योरी का मेन प्रॉब्लम क्या था? यही था ना कि नए सेल्स कहाँ से आ रहे हैं ये नहीं पता था सेल थ्योरी में। तो रुडोल्फ वर्काउ ने क्या करा? उसी सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला, मतलब कि नए सेल्स कहाँ से आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आते हैं। तो अगर तुमसे पूछ लें कि सेल थ्योरी किसने दी तो बोलना शील्डन और श्वैन ने। और अगर तुमसे पूछ लिया जाए
कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दी, तो साफ साफ नाम लिख करके आना, रुडोल्फ वर्काउ का। सॉर्टेड। चलो, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब थोड़ी सी बेटा हम बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में ले दे करके एक ही सेल हो, सिंगल सेल हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, या फिर आप बोल सकते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, क्लामाइडोमोनास, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सब क्या है बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। माना कि इन सबकी बॉडी में एक सेल है, लेकिन वो एक सेल इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इनफ है और इनको जिंदा रखने के लिए भी इनफ है। क्यों? जैसे कि तुमको मैंने एग्जांपल दिया, अमीबा का बॉडी में एक ही सेल है, एक ही सेल उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा है, प्लस वो एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, जिसके कारण अमीबा जिंदा रह पाता है, प्लस अपनी नेक्स्ट जनरेशन भी लेकर के आ पाता है, मतलब कि अपने बच्चे भी पैदा कर लेता है वो। समझे? तो एक सेल को या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को बेटा अंडर एस्टिमेट मत करना कि है इसके पास तो एक ही सेल है, ये क्या कर लेगा। अरे वो एक ही सेल सब कर लेता है। These single cell organisms live independently। ये मत सोचना कि एक ही सेल है तो डेफिनेटली किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होंगे अपने सर्वाइवल के लिए, कतई नहीं। एक सेल है लेकिन ये सब कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। दे लिव इंडिपेंडेंटली इन द नेचर एंड देयर सिंगल सेल्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। एक ही सेल है लेकिन सारे काम कर लेगा, न्यूट्रिशन भी कर लेगा, रेस्पिरेशन भी कर लेगा, एक्सक्रीशन भी कर लेगा, रिप्रोडक्शन भी कर लेगा, ग्रोथ भी कर लेगा, एक ही सेल सब कर लेगा। सारे लाइफ प्रोसेसेस जो है ना वो एक ही सेल परफॉर्म कर सकता है, सच एज ऑब्टेनिंग फूड, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग विल बी डन बाय अ सिंगल सेल ऑफ दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अरे तभी तो वो ऑर्गेनिज्म बेटा जिंदा है ना, और इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ये कुछ चित्र हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। सबसे उधर पे है अमीबा, बीच में पैरामीशियम और इधर पे है यूग्लिना। ठीक है, पैरामीशियम को अपन बोलते हैं बेटा, जो इसका शेप है ना वो कैसा होता है पता है, चप्पल जैसा होता है, स्लिपर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ऐसे उल्टी चप्पल रखी हुई है ना। चलो नेक्स्ट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। एग्जाम्पल फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा देखो, जो ईस्ट है बेटा, ईस्ट एक फंगस ही है, लेकिन वो एक यूनिसेलुलर फंगस है। ठीक है, बाकी जो ईस्ट होते हैं जैसे कि ब्रेड मोल्ड हो गया, वो क्या बोलते हैं उसको, मशरूम वगैरह हो गया, ये सब भी क्या है, ये सब भी आप बोल सकते हो कि फंजाई ही हैं, पर वो मल्टी सेलुलर फंजाई हैं। ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है। ठीक है, ओके। अब आप बोलोगे कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई, मतलब ठीक है, देयर आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड देयर आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वेल, बट एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक सेल का होना फिर भी लॉजिकल है, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इतने सारे सेल्स का होना, ये कुछ मतलब रिलेशन समझ में नहीं आया कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इतने सारे सेल्स कैसे आ जाते हैं। तो बेटा मेरी बात सुनो, चाहे वो बैक्टीरियम हो, चाहे वो अमीबा हो, चाहे हम क्यों ना हो, हम सबके जीवन की शुरुआत एक सेल से ही होती है। मतलब कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है बेटा, उनकी भी जीवन की शुरुआत ना एक सेल से ही हुई होगी। 8th में डेफिनेटली आप लोगों ने रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा, है ना। जैसे कि हम अगर बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, कि मेल पेरेंट की बॉडी से मेल गैमीट आता है, फीमेल पेरेंट की बॉडी से फीमेल गैमीट आता है। मेल गैमीट को हम स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमीट को हम ओवम या एग बोलते हैं। दोनों ही गैमिट्स का फ्यूजन होता है और फ्यूजन को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और उस फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, उस फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ भैया, हाँ, उस फर्टिलाइजेशन से एक सिंगल सेल पैदा होता है। मतलब मेल गैमीट आया, फीमेल गैमीट आया, दो तरह के सेल्स आए, फ्यूज करे, फ्यूजन से क्या हुआ, एक सिंगल सेल बना कि नहीं बना है, एक सिंगल सेल बना कि नहीं बना। और इसी सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जाइगोट बोलते हैं। अब क्या होगा, रुडोल्फ वर्काउ ने क्या बताया था, नए सेल्स कहां से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, कि जो पुराने वाले सेल्स होते हैं ना वही क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिससे कि नए सेल्स बनते हैं। तो बस अब इसी सिंगल सेल्ड जाइगोट में रिपीटेड डिविजन होंगे, और डिवीजन से क्या होगा, नए 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 सेल्स बनते जाएंगे।
फिर यही सेल्स ग्रुप बनाएंगे, टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज ग्रुप बनाएंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स ग्रुप बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे, अल्टीमेटली हमारी एक ह्यूमन बॉडी बन करके रेडी हो जाएगी। तो चाहे हमारी बॉडी में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारे जो जीवन की शुरुआत है बेटा वो इकलौते सेल से ही हुई है, एंड दैट इज जाइगोट। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अंडर एस्टिमेट मत करना बेटा। अभी हम इतरा रहे हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन ये बॉडी बनी कैसे? इसी सिंगल सेल जाइगोट से तो बनी है ना। फिर so a multicellular organism has come into existence from a single cell called zygote. The single cell divides and redivides in various planes to produce multicellular body. The cells further divide to produce different organs of multicellular organism. All cells, whether they exist as independent unicellular organisms or as a part of multicellular organism, have certain structures in common to carry out basic functions essential for the survival of the cells. देखो, अब सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के हो, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है बेटा दोनों ही तरह के सेल्स में कॉमन होते हैं ताकि वो सारी फंक्शंस परफॉर्म कर पाएं। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो आपको याद रखने वाली बात है बेटा वो ये है कि दे शो डिविजन ऑफ लेबर। डिविजन मतलब कि बांटना, लेबर मतलब कि काम। जैसे कि आपके घर में गेस्ट आने वाले हों, आपको इस बात की खबर 5 मिनट पहले लगी हो, तो कैसे घर में जो है एकदम से भूकंप समझ जाता है। घर में सपोज 5-6 लोग हैं, तो मम्मी क्या करती हैं, सभी को जो है ना एक एक काम अलॉट कर देती है। जैसे कि मम्मी ने बोला कि मैं बना रही हूँ नाश्ता, पापा को बोला कि तुम जाकर के लेके आओ बाहर से वो मिठाई, तुमको बोला कि ये जो सोफे पे कपड़े पड़े हैं इनको जाके अलमीरा में रख के आओ। ठीक है, और दादी है, दादी को बोला अम्मा जी आप जल्दी से पूजा कर लो क्योंकि फिर मेहमान आ जाएंगे तो अपनी पूजा लेट हो जाएंगी। तो दादी लगी हुई है पूजा करने में। ठीक है, आपकी जो बहन है वो सपोज लगी हुई है घर में सफाई करने के लिए। भाई गेस्ट आ रहे हैं ना, घर गंदा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो दीदी लगी हुई है सफाई करने में। तो कहने का मतलब ये है कि जब गेस्ट आने वाले होते हैं तो घर का हर एक सदस्य क्या करता है, अपने अपने काम में जुट जाता है। कि भाई है तो वो क्या करेगा, ऊपर से क्रॉकरी निकालेगा महंगी वाली। तो हर एक इंसान अपने अपने काम में जुट जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। काम बट गया। क्यों? अगर 5 मिनट के अंदर गेस्ट आने वाले और सारे काम यदि एक ही इंसान को करने हो तो बेटा 5 मिनट के अंदर पूरा जो घर है वो सेट तो नहीं हो पाएगा, प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा, राइट। और वहीं अगर हमने क्या करा, डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया, काम बांट दिए, तो काम जल्दी भी हो जाएगा और एफिशिएंटली भी हो जाएगा। यही स्टोरी होती है हमारी बॉडी की भी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की। क्या? अरे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं यार। अब हर एक सेल हर एक काम करेगा बेटा तो बहुत हौश पौश नहीं हो जाएगी। जैसे कि तुम्हारे घर में सबने डिसाइड करा कि हाँ ठीक है आ रहे हैं मेहमान, हम क्या करेंगे, मम्मी ने बोला मैं नाश्ता बनाऊंगी, तो दादी ने बोला कि हाँ मैं भी नाश्ता बनाऊंगी, पापा ने बोला कि हाँ मैं भी नाश्ता बनाऊंगा, तो उन्होंने बोला हाँ मैं भी बनाऊंगी। अरे सब के सब लगे पड़े नाश्ता बनाने में, किचन में इतनी जगह नहीं हो रही नाश्ता बनाने की, लेकिन सब घुसे पड़े नाश्ता बनाने में। बाहर जो है ना मिठाई लानी है, सफाई करनी है, कपड़े उठाने, उसका किसी को होश नहीं है। तो ऐसे काम करने का क्या मतलब है? वैसी बॉडी में भी होता है, हमारी बॉडी में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बेटा इतने सारे सेल्स होते हैं और अगर हर एक सेल सारे काम करेगा तो बहुत ही हौश पौश हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर करवा देते हैं कि कुछ सेल्स का एक अलग ग्रुप बनाया है ना। जैसे कि बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, सारे सेल सारे काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, काम बांट देते हैं। जैसे कि कुछ सेल्स का ग्रुप बनाया, ये वाले सेल्स का ग्रुप बनाया, और तुमको बोला कि भैया तुम एक काम करो, तुम जो है रेस्पिरेशन करो। फिर कुछ सेल्स का यहाँ पर एक ग्रुप बनाया और इन सेल्स को बोला कि तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जो है डाइजेशन का काम करो। कुछ और सेल्स का ग्रुप बनाया, ये इन लोगों को बोला कि तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जो है एक्सक्रीशन की प्रोसेस जाके परफॉर्म करो। उसके अलावा एक और ग्रुप बनाया, एक और ग्रुप बना दी सपोज ये वाला, इन लोगों से बोला कि सुनो तुम लोग जाके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस परफॉर्म करो। तो हुआ क्या, काम बांट दिया। जैसे कि ये वाला जो ग्रुप था सेल्स का, इस ग्रुप के सेल्स क्या कर रहे थे, मिल करके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस परफॉर्म कर रहे थे। जब इतने सारे सेल्स मिलकर के बेटा एक प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी तो आएगी प्रोसेस में, प्रोसेस अच्छे से होगी। ये वाले जो सेल्स का जो ग्रुप था इसको काम दिया गया था आई गेस रेस्पिरेशन करने का। तो इतने सारे सेल्स मिलकर के रेस्पिरेशन करेंगे तो एफिशिएंसी के साथ होगा, काम बढ़िया होगा, है ना। तो देखो बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं और हमने क्या करा, उन सेल्स के बीच में काम बांट दिए।
तो हर काम अब बेहतरीन तरीके से होगा और हौश पौश भी नहीं होगी, एफिशिएंटली होगा काम। तो डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, मतलब बॉडी में बहुत सारे सेल्स का होना भी एक अलग समस्या है, काम बांटना पड़ता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मजे में रहते हैं, क्यों? बॉडी में एक ही सेल है, वो सारे काम करेगा, कोई झंझट ही नहीं डिवीजन ऑफ लेबर का। It means that different parts of the multicellular organism perform different functions. For example, human body has stomach to digest food, heart to pump blood, skeletal muscles to perform movements and locomotion. हर बॉडी का एक हिस्सा एक अलग काम करता है। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में। यहाँ पर यूनिसेलुलर, यहाँ पर है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर देखो सिंगल सेल है, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं, कितने सेल्स हैं स्पेसिफाई नहीं करना है ना, बस लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पर सिंगल सेल परफॉर्म करता है सारी एक्टिविटीज़। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटीज़, मतलब वही ना कि डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है यहाँ पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो एक सेल जो है यहाँ पर सारे काम करेगा, लेकिन यहाँ पर एक सेल सारे काम नहीं करेगा, एक फंक्शन परफॉर्म करेगा या कुछ और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, सारे काम नहीं करेगा। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नो डिवीजन ऑफ लेबर इज फाउंड, क्योंकि एक सेल ही सारे काम करेगा। वहीं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है एज स्पेशलाइज्ड सेल्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। यहाँ पर सिंगल सेल इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। एक ही सेल क्या करेगा? रिप्रोडक्शन भी करेगा, बच्चे भी पैदा करेगा। यहाँ पर केवल जर्म सेल्स जो होते हैं वही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब अगर तुम बोलोगे ब्रेन के सेल्स को, लंग्स के सेल्स को, किडनी के सेल्स को, लिवर के सेल्स को, स्टमक के सेल्स को, हार्ट के सेल्स को कि तुम लोग जाकर के रिप्रोडक्शन करो, तो वो बोलेंगे हम क्यों करें, हमारा काम थोड़ी ना है। डिवीजन ऑफ लेबर है ना, जर्म सेल्स का काम है रिप्रोडक्शन करने का, तो वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के सेशन में हमने चैप्टर का इंट्रो देख लिया, फर्स्ट 2 टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के कवर कर लिए। अब जो नया सेशन होगा उसमें हम नए टॉपिक की बात करेंगे। आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। तब तक, जब तक कि नया सेशन आएगा, तब तक आप क्या करोगे? DSP के साथ बने रहो, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं एकदम क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज जो है वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं ऑनलाइन, लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे एग्जाम टाइम में, प्लस जो डाउट सॉल्विंग के लिए हम लाइव लेक्चर्स रखेंगे। हर टॉपिक के साथ आपको DPP मिलेगी। ये जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है ना आज बेटा, इस टॉपिक की भी आपको एक DPP मिलने वाली। कहाँ मिलेगी? हाँ, वो तो मैं बताना भूल ही गई। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आप DPP को डाउनलोड कर सकते हो। DPP में आपके पास क्वेश्चंस होंगे, जो आज पढ़ा है ना उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, मैम ने जैसा पढ़ाया वो अगर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।